नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। तो देखो, आज तक हमने जो पिछले वीडियो देख ली है, उस पिछले वीडियो में इकाई पहली और पहली इकाई में क्या हमने कुछ पाठ देख लिए है। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि इकाई दूसरी, और दूसरी इकाई में जो पाठ है उसमें का पाठ है दो लघु कथाएं। पाठ क्रमांक 2, उस पाठ का नाम है देखो दो लघु कथाएं। ये भी पूरक पठन है। और ये जो लघु कथा है, इसमें जो लेखक है, इसके लेखक नरेंद्र छाबड़ा। इस नरेंद्र छाबड़ा जी ने दो छोटी छोटी कथाएं बताई, और ये कथाएं कैसी है, छोटी है, लघु है। इसीलिए ये जो पाठ है, इस पाठ का नाम भी उन्होंने क्या दिया, दो लघु कथा। और ये जो दो लघु कथा है, ये दो लघु कथाएं देखते समय इसमें हमें जो समाज है, समाज में दी गई जो घटना किस तरह की हुई है पुराने जमाने की, यह उन्होंने दो लघु कथा के माध्यम से हमें बताने की कोशिश की है। तो हमें देखना है, ये जो लेखक है, लेखक जी का परिचय है। नरेंद्र छाबड़ा जाने माने कथाकार है। कहानियों के साथ साथ आपने बहुत ही लघु कथाएं भी लिखी है। देखो, जो नरेंद्र छाबड़ा जी है, जाने माने कथाकार भी है, और इन्होंने कथा के साथ साथ कहानियां भी कुछ बहुत सही ढंग से लिखी हुई है। आपकी लघु कथाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से स्थान प्राप्त पाती रही है। देखो, इनकी जो छोटी छोटी लघु कथाएं पत्र पत्रिकाओं में हमेशा नियमित रूप से अपना जो स्थान पक्का करती रहती थी। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मेरी चुनिंदा लघु कथाएं आदि। लेकिन हमें ये जो गद्य है, इस गद्य संबंधी इस पूरक पठन में हमें वो क्या संदेश देना चाहते हैं। देखो, यहाँ दो लघु कथाएं दी गई है। प्रथम लघु कथा में लेखक ने यह दर्शाई कि जब हम बड़ी दुकानें, मॉल, होटलों में जाते हैं तो कोई मोल भाव नहीं करते, चुपचाप पैसे दे सामान ले चले आते। इसके उलट जब हम रेहड़ी वाले, फेरी वालों से सामान खरीदते तो मोल भाव करते। हमें इस सोच से बचना चाहिए। देखो, यहाँ पर उन्होंने गरीब और अमीर की तुलना करते हुए, जैसे कि समझो कोई फेरी वाला, कोई रेहड़ी वाला जो हाथ गाड़ियों पर चीजें बेचने वाला, उनके पास हम जब कोई चीज खरीदने के लिए चले जा रहे हैं तो उसका मोल करते, भाव करते। उसी समय जब हम कोई बड़े मॉल में कोई खरीदी करने के लिए चले जाते तो उस चीज का हम कभी मोल नहीं करते। वहां जो भी कीमत होती है वो चुपचाप हम कीमत देकर चले जाते। और वही बात लेकर बताना चाहता है कि इसमें से ये जो सोच है हमारी, ये हमारी सोच बदलना चाहिए। हमारी सोच यह बन चुकी कि हम कोई भी चीज खरीदने के लिए चले जाते हैं और वो चीज की जो भी अच्छी क्वालिटी या तो अच्छी कोई सी चीज है, हम उसकी कीमत पर निर्भर करते हैं। जिस चीज की कीमत ज्यादा है, हमारी सोच यही बन चुकी है कि वो चीज कैसी है, बहुत अच्छी है। जो रेडी वाला अथवा फेरी वाले के पास हम चीज खरीदने के लिए हम थोड़ा मना करते, और मना करते करते इतना ही नहीं कि वहां जाने के बाद भी हम उसका मोल भाव करते। जैसे कोई मार्केट में चले जाता है सब्जियां खरीदने के लिए, सब्जी खरीदते समय भी हम हर चीज का मोल भाव कर लेते हैं। लेकिन लेखक यहाँ यह बताना चाहता है कि हमने यह सोच है, हमारी इंसान की यह सोच जरूर बदलना चाहिए। दूसरी लघु कथा में लेखक ने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग किया। दूसरी जो लघु कथा बताई उसमें भ्रष्टाचार किस तरह से फैला हुआ है। इतना ही नहीं, हर एक जगह तुम चले जाओ, हर कोई भी हमारा काम करना है तो वहां रिश्वत के बगैर काम नहीं। कौन सा ऐसा एक क्षेत्र बचा नहीं कि वहां जहां रिश्वतखोरी नहीं चल रही। हर जगह रिश्वत के पर ही पूरा जो भी सिस्टम है, ये सिस्टम चल रहा है। और इस पर उन्होंने व्यंग करते हुए बताया कि यहाँ लेखक ने दर्शाई कि सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक होता है। देखो, सच कड़वा होता है, लेकिन हमेशा कैसा होता है रे, सच की ही जीत होती है। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर रिश्वतखोरी पर, भ्रष्टाचारियों पर करारा व्यंग करते हुए कहा कि इंसानों ने हमेशा सच के रास्ते से चलना चाहिए। सच का रास्ता ही हमें आखिरी तक पहुंचा सकता है, वरना हमें कहाँ कब क्या होगा इसका कोई अनुमान है क्या, नहीं है। इसी तरह यहाँ पर जो दो लघु कथा है उसमें से हमें पहली लघु कथा देखने कंगाल। सचमुच कंगाल कौन है? यहाँ पर लेखक एक रेडी वाला अथवा फेरी वालों का उदाहरण देते हुए, मॉल का उदाहरण देते हुए हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि सचमुच कंगाल कौन है। मॉल वाला कंगाल है या फेरी वाला कंगाल है?
और यही हमें देखो पहले वो जो पूरक पठन है तो पहली जो लघु कथा है, इस पहले लघु कथा में हमें वो देख लेना। देखो इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी, दिन तो अंगारे से तपे रहते ही थे, रातों में भी लू और उस उमस से चैन नहीं मिलता था। देखो मानो धूप का मौसम है, धूप बहुत कैसी पड़ी हुई थी, भीषण गर्मी पड़ी हुई थी, बहुत एक कड़क गर्मी पड़ी हुई थी। दिन में तो कड़क अथवा भीषण धूप रहती थी, शाम के समय एक लू के हवा अथवा लू एक हवा का नाम है लू, पता होगा तुम्हें। और ये जो लू है एक गर्म हवा भी कैसी बहती थी, गर्म बहती थी, इसीलिए सभी लोग क्या हो रहे थे, उससे परेशान हो रहे थे। और वो सोचा इस लीजिए और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिताए। देखो लेखक यह सोच रहे कि पहले लघु कथा में बता रहे कि ये जो गर्मी से राहत पाने के लिए, गर्मी से छुटकारा पाने के लिए जहाँ ठंडा माहौल है और ये जो पहाड़ों इलाका है, इस पहाड़ी इलाके में हम कुछ दिन क्यों न बिताए। और इसीलिए लेखक गर्मी से बचने के लिए, गर्मी से राहत पाने के लिए, सुकून पाने के लिए पहाड़ी इलाकों में मानो कुछ दिन के लिए चले जाते हैं। और अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। देखो जैसे उन्होंने सोचा था, उस सोच की वजह से अगले सप्ताह ही वो पर्वतीय स्थल पर सफर करने के लिए निकले। 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा। देखो जिस गर्मी से परेशान हो चुके थे, जिस गर्मी से बचने के लिए, जिस गर्मी से सुकून पाने के लिए जिन पहाड़ी इलाकों में चले गए, वहां जाने के बाद मानो 2-3 दिन में ही उन्हें बहुत सुकून महसूस हो रहा था। वहां का प्राकृतिक सौंदर्य, देखो पहाड़ी इलाकों का प्राकृतिक सौंदर्य, जैसे हम हमारे महाराष्ट्र की बात कर लेंगे, एक उदाहरण के तौर पर कह रहा हूँ कि अगर हमें ये जो सुकून का माहौल गर्मी के दिनों में कहाँ मिलेगा, तो सभी लोगों की एक ही सोच होती है, तो एक ही उत्तर होता है कि वह महाबलेश्वर। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य क्या है, वहाँ की बहने वाली हवा किस तरह की है, वहाँ अलग अलग तरह के पेड़ों का जो पेड़ है, इतना ही नहीं बड़े बड़े पहाड़ है, अलग अलग तरह के जो भी वहाँ का सबसे एक महत्वपूर्ण फल हमें पता है, कौन सा है बता सकता है कोई? तो है कौन सा? वहाँ पर एक स्ट्रॉबेरी। ये जो अलग अलग तरह यानी जैसे हम माहौल बदलने के लिए अथवा हमारे मन को सुकून पाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखने के बाद हमारे मन को बहुत सुकून लगता है। जैसे हरे भरे पहाड़ गर्व से सीना ताने खड़े, देखो हरे भरे पहाड़ है, गर्व से सीना ताने खड़े, पहाड़ पर्वत बड़े छोटे छोटे जो पहाड़ है, एक गर्व से सीना ताने खड़े, दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, दीर्घता यानी बहुत पुराने जमाने से खड़े हुए ये वृक्ष, बहुत पुराने जमाने के वृक्ष, पहाड़ों की निरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने, देखो पहाड़ों के बीच अपना अस्तित्व सिद्ध करने वाले झरने, यानी पहाड़ों से बीच में से निकलने वाला जो पानी, यानी जल प्रपात भी कहते हैं हम इसे। जैसे हमारे बीड जिले में भी है, 2 जगह पर है बीड जिले में, देखो जल प्रपात, एक तो सबसे हमारे एक जान पहचान वाला एक कपिलदार है और दूसरा कौन सा है वो सौतड़ा। और उसी तरह ये जो पहाड़ी इलाकों में बहुत सही तरह के अपनी एक सिद्धता प्राप्त करते हुए झरने रहते हैं और मन बदलाव के लिए प्राप्त होते हैं। हमारा मन को प्रसन्न करने के लिए, मन हमारा बदलाने के लिए यह जो पहाड़ी इलाका है, पर्वतीय क्षेत्र बहुत सही था। और उस दिन शाम के वक्त झील किनारे ठहर रहे थे, देखो झील एक नदी का जैसे पानी का एक प्रवाह, और उस किनारे हम टहल रहे थे। देखो अभी कंगाल किसे कहा है, लेकिन जो चीज बेचने वाला या चीज खरीदने वाला कंगाल है या चीज बेचने वाला कंगाल है, इसका उत्तर हमें इस आखिरी में इस कहानी में मिल सकता है, इस लघु कथा में मिल सकता है। और उसी तरह वो कहते शाम के समय हम ठीक झील किनारे टहल रहे थे, एक भुट्टे वाला आया और बोला साहब भुट्टा लेंगे, देखो भुट्टा। और वहां पर एक भुट्टे वाला आने की बात कहते साहब भुट्टा लेंगे, गरम गरम भून कर मसाला लगा कर दूंगा। सहज ही पूछ लिया कितने का है, प्रश्नार्थक चिन्ह। देखो जो भुट्टा बेचने वाला व्यक्ति था, एक अपनी हैसियत से भुट्टे बेच रहा था और वह एक इतना प्रसन्नता से साहब को कहता साहब गरम गरम भून कर देता हूँ, उसको मसाला लगा कर देता हूँ, भुट्टा लेंगे क्या?
तो लेखक उस भुट्टे वाले को एक सहजी कहते कि कितने का है। तो उस व्यक्ति ने उन्हें उत्तर दिया था 5 रुपए का। देखो एक भुट्टे की कीमत कितनी थी? सिर्फ 5 रुपए। क्या 5 रुपए में तो एक भुट्टा, हमारे शहर में तो 2 रुपए में एक मिलता है, तुम 3 ले लो। देखो लेखक उन्हें क्या कहते कि 5 रुपए में एक भुट्टा, छोड़ो इसमें से, हमारे शहर में तो 2 रुपए में एक मिलता है। ऐसा करो, छोड़ो तुम्हारे 5 छोड़ दो, हमारे 2 छोड़ दो, तुम क्या करो 3 रुपए में एक भुट्टा दे दो। तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है? देखो नहीं साहब 5 से कम तो नहीं मिलेगा। देखो नहीं साहब 5 से कम तो नहीं मिलेगा। ये बात भी सही है कि हम जिस पर्यटन क्षेत्र में चले जाते हैं, पर्यटक कहकर चले जाते हैं, हर जगह हमें कौन सी ही चीज बहुत महंगी मिलती है, कौन सी भी चीज देखो। और उसी तरह यहाँ पर वो झील के किनारे जब लेकर टहल रहे थे तो वहां वो भुट्टे वाले का और उनका दोनों का संभाषण चल रहा था। भुट्टे की कीमत पर कोई संभाषण चल रहा था। वो भुट्टे वाला कह रहा था कि 5 रुपए में भुट्टा है। तो लेखक कहते नहीं, हमारे शहर में तो 2 में ही मिल रहा है, लेकिन तुम 3 में ले लो। तो जब वो व्यक्ति ने कहा नहीं साहब नहीं मिलेगा, तो लेखक कह रहे तो रहने दो, हम आगे बढ़ गए। तो हमने उसको रहने दो कहा और आगे बढ़ गए। एकाएक पैर ठिठक गए और मन में विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी दुकानें में बिना दाम पूछे खर्च करते, पर गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करते। देखो वहां क्या हुआ पता नहीं, लेखक का जमीर ही उसे बता रहा। अचानक उसके पैर रुक गए और वो कह रहे कि हम पर्यटन करने के लिए पर्वतों में घूमने का शौक रखते हैं, हजारों रुपए खर्च करते, बड़े बड़े रेस्टोरेंट अथवा बड़े बड़े होटल में रुकते हैं, वहां हजारों रुपए खर्च करते हैं, वहां का हमने कभी मोल नहीं किया। लेकिन गरीबों से अगर हम कोई चीज खरीद रहे तो उसी समय हम उसके साथ झिकझिक करते, वहां पर ही मोल करते। ऐसा लेखक का उसे जमीर बता रहा था, उसका मन कह रहा था। लेखक अपने आप लेखक के पैर रुक गए। कितने कंगाल हैं। देखो लेखक ही खुद को कह रहे कि कितने कंगाल हैं। जब हम किसी रेस्टोरेंट में रुकते वहां हजारों रुपए खर्च करते, उसी समय हमारे मन को कोई दुख नहीं पहुंचता। लेकिन कोई गरीब से आप कोई चीज खरीदते, मानो वहां उन्हें 1-2 रुपए की कमाई है, पेट के लिए वो कमाई कर रहा है, तो उसी समय हमारे मन को कितना कष्ट होता है। ऐसा लेखक कहता है कि इसीलिए वो कहता है कि सचमुच वही व्यक्ति अमीर है और जो हम मोल भाव करने वाले व्यक्ति क्या है, कंगाल है। ठीक है हम धन से बड़े होंगे लेकिन मन से कैसे बहुत कंगाल। धन है हमारे पास, बहुत रुपए है, लेकिन रुपए का कोई महत्व नहीं है। लेकिन तुम्हारा मन कैसा होना चाहिए? एक सही मन होना चाहिए। और उसी तरह लेखक खुद को ही क्या कह रहा था, वह व्यक्ति नहीं, हम लोग कैसे बहुत कंगाल है। उल्टे कदम लौटा और 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा। देखो लेखक उसी तरह वहां पर उसके मन में जो विचार आया था, वो विचार बदलाव लाने के लिए विचार में उल्टे पर कदम लौटा और जिस भुट्टे वाले ने उन्हें 5 रुपए कहा था, उन्हें 20 रुपए दे दिए और 4 भुट्टे लेकर लौट गया अपनी और जहां उन्हें जाना था, जिस रास्ते से मानो वो जा रहे थे। यहाँ पर एक बताया था कहाँ जा रहे थे, वो एक झील के किनारे भटक रहे थे। मन अब सुकून अनुभव कर रहा था। देखो अब लेखक कह रहे मेरे मन को सुकून का अनुभव कर रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने क्या एक गरीब की क्या की है, मदद की है। हम खुद ही कितने रे कंगाल है, गरीब सच ही मन से बहुत अमीर है, मन से बहुत धनवान है। यहाँ इस छोटी सी लघु कथा में एक बात हमें इतना ही हमें इससे ये ले लेना है, सीख ले लेना है कि सचमुच हम ये जो फेरी वाले जो घूमकर कोई चीज बिकाने वाले हैं, उसी समय हम क्या करते रहे, उसका मोल भाव करते हैं। लेकिन बड़े बड़े जगह जब खरीदने के लिए चले जाते तो वहाँ हम मोल भाव कभी भी नहीं करते। इसीलिए लेखक ने इन बड़े लोगों से अथवा इन जो लोग हैं इनसे बचकर जो गरीबों की हमने क्या करना चाहिए, मदद करना चाहिए। हम खुद ही कितने कंगाल हैं। ये छोटी सी एक लघु कथा है। इस छोटी सी लघु कथा में लेखक कौन है? नरेंद्र छाबड़ा जी ने हमें इस छोटी सी एक कंगाल है, इस कंगाल लघु कथा में बताने की कोशिश की है। और दूसरी यहाँ पर देखो छोटी सी लघु कथा बताइए सही उत्तर।
दिया था, यह भी देख लेना। देखो अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था, साक्षात्कार दे चुका था। देखो यहाँ पर एक व्यक्ति की बात बताइए, एक व्यक्ति नौकरी पाने के लिए परेशान, कितनी जगह बहुत अलग अलग दफ्तर में अलग अलग कार्यालय में उसने आवेदन दे दिया था। इतना ही नहीं, साक्षात्कार तक दे चुका था। साक्षात्कार यानी क्या? मुलाकात, जिसको हम अंग्रेजी में इंटरव्यू कहते हैं। मुलाकात दे चुका था, साक्षात्कार दे चुका था, लेकिन हर जगह उसे क्या मिला? देखो आगे देखना है, उसके प्रमाण पत्रों की फाइल में उसे सफलता दिलाने में नाकामयाबी थी। देखो उसके पास हर अलग अलग तरह के प्रमाण पत्र, लेकिन सर्विस मिल रही थी क्या? नहीं। सर्विस क्यों नहीं मिल रही थी हमें आगे पता चलेगा। यहां पर तो इस लोगों का हम बताएं कि रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार किस तरह का, और उसी तरह वो कह रहे थे कि उसके जो प्रमाण पत्र थे उसके पास सब कुछ था, बुद्धि थी, सब कुछ था, लेकिन क्या नहीं था? पैसा नहीं था। या हमें जैसे जैसे हम कथा आगे आगे पढ़ लेंगे उसी तरह हमारे समझ में आ जाएगा। हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता। सच बात है, हर जगह रिश्वत का, भ्रष्टाचार का बोलबाला था। वह सचमुच उस पद के लायक था, योग्यता थी उसमें, लेकिन उसका चयन हो रहा था क्या? यहाँ पर एक कहावत है, देखो इंसान गधा होना चाहिए लेकिन पैसे वाला होना चाहिए। और उसी तरह यहाँ पर भी उसमें योग्यता थी लेकिन कोई मतलब थे क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या नहीं थे? रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं थे, और इसी वजह से उसका चयन नहीं हो रहा था। हर ओर से अब वह निराश हो चुका था। देखो जहां भी चले जाएंगे उसकी योग्यता होने के बावजूद भी उसकी चयन होता था क्या? नहीं है। इसीलिए वो व्यक्ति हर ओर से बहुत निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ तो नहीं था। देखो यहाँ पर एक बात बताइए, भ्रष्ट जो सामाजिक व्यवस्था है, इस भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके पास कुछ था क्या? कुछ भी नहीं। सिर्फ उस समाज को, भ्रष्ट जो सामाजिक व्यवस्था को सिर्फ बातें कर सकता था, इसके अलावा वो कुछ कर सकता था क्या? क्योंकि वो अकेला इंसान तो बदलाव नहीं ला सकता था। पूरी दुनिया ही एक रिश्वतखोर बन चुकी है, भ्रष्टाचारी बन चुकी है, तो एक व्यक्ति सभी को बदल सकता है क्या? नहीं। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना था। देखो आज फिर उसे कहीं मानो किसी कार्यालय में मुलाकात देने के लिए जाना था, और अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था, लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। देखो जहां जहां भी चला जाता था एक देशभक्ति थी उसके मन में, उसके रग रग में एक देशभक्ति फैली, नैतिकता थी, ईमानदारी थी, लेकिन उसे देशभक्ति ना उसे समाज तक पहुंचा सकती थी, ना उसका शिष्टाचार, ना उसकी ईमानदारी, ना उसके तर्कपूर्ण विचार अथवा सही विचार उसे उसके पद तक पहुंचा सकते थे। जहां जहां भी अपनी सोच लेकर चला जाता था, अपने विचार लेकर चला जाता था, लेकिन हर जगह वो क्या होता था? सफल होता था, नाकामयाब रहता था। साक्षात्कार के लिए उस उपस्थित प्रतिनिधिमंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? देखो जो व्यक्ति साक्षात्कार लेने वाला था, मुलाकात ही लेने वाला एक अधिकारी है, उसे एक सवाल कर रहा है, आपका भ्रष्टाचार के बारे में क्या राय है? देखो प्रश्न है यहाँ पर, मुलाकात लेने वाला, साक्षात्कार लेने वाला ही प्रतिनिधि उनसे सवाल कर रहा है, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? देखो अभी तक जिस जगह उन्होंने साक्षात्कार दे दिया था वहां पर रिश्वत की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से उसे नौकरी नहीं मिली थी, और यहाँ जिस जगह साक्षात्कार देने के लिए चला गया था वहां तो वो पहला ही उसे सवाल किया कि भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? तो देखो उत्तर किस तरह का दे रहा है, भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घून की तरह खा रहा है। देखो वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है, हमारा जो देश है, देश को एक घून की तरह खा रहा है।
जैसे हमारे कपड़ों में अथवा कोई अनाज में अथवा कोई लकड़ियों में घून लगती है ना, वो अंदर से खराब हो जाता है। अंदर से हमें बाहर से तो बहुत सही दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर से जब वो जिस तरह से खराब हो जाता है, उसी तरह उन्होंने उस भ्रष्टाचार को हमारे देश को लगा हुआ एक कीड़ा है, एक घून की तरह कीड़ा है, ऐसा कहा। और इससे सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। इन भ्रष्टाचार ने हमारे पूरी दुनिया की, हमारे पूरे देश की जो सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया। क्यों? क्योंकि जगह जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है और इस भ्रष्टाचार की वजह से अमीर ही अमीर बनता चला जा रहा है और गरीब गरीब बनता जा रहा है। किसी डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, किसी इंजीनियर का परिवार की उसी क्षेत्र में चले जाते हैं। कोई लीडर की बात देखो, राजनीति की बात देखो, राजनीति में पिता की जगह बेटा ही खड़ा हो रहा है। यानी जो गरीब है, गरीब वहां तक पहुंच रहे क्या नहीं है। इसीलिए अमीर अमीर बनते चला जा रहा है और गरीब गरीब बनते जा रहा है। और वही बात यहाँ पर वो व्यक्ति जो साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति है वो कह रहा है, यह हमारे हिंदुस्तान की यह जो बहुत भयानक स्थिति है, चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। सच कहा जाए तो यह देश के लिए कलंक है, एक शाप है। देखो, भ्रष्टाचार एक कलंक है, सचमुच शाप है। और अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। देखो, जो अधिकारी उसका साक्षात्कार ले रहा था, मानो अधिकारी ईमानदार, जैसे वो भ्रष्टाचार के बारे में उत्तर दे रहा है और उत्तर देते समय अधिकारी थोड़ा खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, उसके चेहरे पर थोड़ी मुस्कान नजर आई, खुशियां नजर आई, उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। देखो, जो लड़का अपने विचार बता रहा था तो उसके विचारों में इस अधिकारी को थोड़ी रुचि, थोड़ी उसे अच्छा लग रहा था वो। और दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? भ्रष्टाचार की बात है, ठीक है, भ्रष्टाचार हमारे देश के लिए कलंक है, शाप है। ऐसा उत्तर देने के बाद दूसरा अधिकारी सवाल कर रहा है, तो रिश्वत क्या है? रिश्वत अपना काम करने के लिए दी जाने वाली अनामत जो रकम होती है, जिसे एक चुपचाप दिया जाता है, उसको हम रिश्वत कहते हैं। और वही बात यहाँ पर लेखक को वहां पर ये जो व्यक्ति है, वो जो साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति है, उसको एक अधिकारी ने सवाल किया, ठीक है, भ्रष्टाचार के बारे में तुमने सही अपने विचार बता दिए, अपने विचार बहुत सही थे। भ्रष्टाचार एक हमारे देश को लगा हुआ कलंक है, एक बहुत ही भयानक कीड़ा है जो हमारे जो पूरी सामाजिक व्यवस्था है, इस सामाजिक व्यवस्था को एक घून की तरह खोखला करते जा रहा है। ये उत्तर सुनने के बाद वो जो व्यक्ति है बहुत प्रसन्न हो रहा है। तो दूसरे अधिकारी ने वहां पर एक दूसरा सवाल किया, भ्रष्टाचार की तो बात हो गई, अब रिश्वत के बारे में आपका क्या कहें? तो यह व्यक्ति उत्तर क्या दे रहा है, देखो, यह भ्रष्टाचार की बहन है। देखो, सच है, जैसा भ्रष्टाचार उसकी बहन ही रिश्वत है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं। देखो, विशेष अवसरों पर अपने परिचितों, परिजनों को विशेष उपहार देते हैं, ये रिश्वत है, सचमुच। देखो, हम किसी अस्पताल में किसी मरीज को मिलने के लिए चले जाते हैं, वहां क्या लेकर जाते हैं, सभी लोगों को पता है। मानो ज्यादा से ज्यादा 5, 10, 20, 50, 100 रुपए से ज्यादा तो नहीं है, 5-50 रुपए की कोई खाने की चीज लेकर चले जाते। लेकिन नहीं, सचमुच जहाँ अस्पतालों में अगर हम किसी मरीज को मिलने के लिए चले जा रहे हैं, उस व्यक्ति को किसकी जरूरत है, सचमुच उसके रिश्तेदारों को मानो वहां पैसों की जरूरत होती तो हमने पैसे लेकर चले जाना चाहिए, नहीं। लेकिन हम किसी बहुत बड़े एक अमीर व्यक्तियों के घर पार्टी है, मानो उसका जन्मदिन मना रहे, तो वहां हजारों रुपए का उन्हें क्या देकर चले आते हैं, उपहार देकर चले आ जाते हैं। वह बात लेकिन यहाँ पर उसे एक पसंद, इसका स्वरूप भी कुछ वैसा ही है, लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों का, कर्तव्य का आदान प्रदान करते हैं। देखो, उपहार देकर पेट तो नहीं भर सकता, मानो हजारों रुपए की कोई चीज लेकर आएंगे, बहुत महंगी चीज है, और हमें वो चीज हमारे घर पर पड़ी हुई है, लेकिन और उसी समय अगर हमें बहुत भूख लगी हुई है, बहुत भूख, और हमारे घर में अनाज नहीं है, तो लाखों रुपए की चीज खाकर हम हमारा पेट को नहीं भर सकते। भर सकते हैं क्या? पेट भरने के लिए तो हमें अनाज चाहिए, रोटी चाहिए। जब इंसानों की 3 अगर चीजें, 3 जरूरतें अगर पूरी हो सकती है, तो इंसान को बाकी किसी की जरूरत नहीं, रोटी, कपड़ा और मकान। ये 3 चीजों इंसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तुम देखो। लेकिन अब ये
इन तीन चीजों के अलावा लोगों की भूख और भी बढ़ गई है। लोगों की भूख बढ़ने की वजह से लोग हर जगह भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तुम देखो, तुम हर एक क्षेत्र में चले जाओ, वहां तुम्हें भ्रष्टाचार देखने के लिए नहीं। मानो हम छोटी सी दुकान में कोई चीज खरीदने के लिए चले जाते हैं, उस चीज में हर जगह मिलावट हमें दिखाई देती। मानो हम कोई खाने की चीज खरीदने के लिए चले गए और उसमें उसी तरह की मिलावट। चावल तुम लोगों को पता है, एक अभी देखो चावल में भी मिलावट इतनी आ गई कि जिस तरह जो महंगे महंगे हम चावल खरीदते हैं उसमें उसी तरह प्लास्टिक के चावल निकलते हैं, प्लास्टिक। और इतना ही नहीं, जो अंडा पता है मुर्गियों का अंडा होता है, ये अंडा तक इसमें भी मिलावट हो चुकी है। यानी कहने का मतलब जगह जगह क्या फैला हुआ है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है। और यही सिस्टम हमारे देश को क्या बनाते जा रहा है, खोखला बनाते जा रहा है। और यही व्यवस्था हमारे देश में एक दिन बहुत नीचे लेकर चली जाएगी। और इससे अधिक कुछ नहीं, जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जाती है। देखो सच बात कर रही हूँ। रिश्वत के बारे में जैसे सवाल किया था, रिश्वत के बारे में सवाल करने के बाद वो उत्तर दे रहे कि रिश्वत के जब हम किसी को रिश्वत देने न देते तो हमारा कोई भी कार्य नहीं होता, लेकिन जब हम रिश्वत देते हैं तो हमारा रुका हुआ कार्य तुरंत होता। दबी हुई फाइलें बाहर निकलती है, रुकी हुई पदोन्नति तक इस रिश्वत देने से मिलती है। दूसरी बात कही है, टलती हुई पदोन्नति, रोकी हुई नौकरी आदि, इसी के कारण हमें क्या मिलती है, सफलता मिलती है। किसके कारण, रिश्वत के कारण। और तब भी यह समाज के माथे पर कलंक है। देखो जिस तरह भ्रष्टाचार भी हमारे देश को लगा हुआ एक कलंक है, उसी तरह रिश्वत भी एक समाज के माथे पे लगा हुआ कलंक है। देखो यहाँ एक कहने का मतलब है कि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों भी दोषी है। लेकिन रिश्वत लोग किस लिए देते हैं, अपना खुद का कार्य होने के लिए, अपना काम होने के लिए रिश्वत देते हैं। तो रिश्वत लेने वाला भी दोषी होता है और रिश्वत देने वाला भी यहाँ पर दोषी माना गया है। इसीलिए वो कहते हैं ये एक कलंक है हमारे देश का और इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी धारणा। और इसका समर्थन मैं कतई कभी भी नहीं कर सकता, ऐसी मेरी धारणा है, ये मेरे विचार है, मेरे अकेले के विचार है। आपको क्या लगता है ये मुझे पता है, लेकिन मेरे ये विचार है कि हाँ, कोई भी काम ना हो, कोई भी वो ईमानदारी से होना चाहिए। रिश्वत देकर करना चाहिए क्या, बिल्कुल नहीं। और ऐसी मेरी विचार है, ऐसी मेरी धारणा है। इतना कहकर वह तेजी से बाहर निकल आया, जानता था कि यहाँ भी चैन नहीं होगा। इतना कहकर वो बहुत गुस्से एक तेजी से बाहर आया और उसे पता था यहाँ पर भी मेरा चैन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास योग्यता है, सब कुछ है, हर अलग अलग तरह के प्रमाण पत्र है, लेकिन रिश्वत देने के लिए पैसे है क्या, नहीं है। इसीलिए उसके मन में यह विचार था कि यहाँ पर मेरा चैन नहीं होगा। ये उस कार्यालय से, उस दफ्तर से बाहर आया और पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक से सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। देखो अंदर बैठे हुए अधिकारी ईमानदार आदमी, उन्होंने ये जो भ्रष्टाचार और रिश्वत के बारे में उस युवक ने जो उत्तर दिए थे, ये उत्तर गंभीरता पूर्वक विचार करने के बाद उन्हें बहुत सही लगे और इसीलिए यहाँ पर उन्होंने यह सही उत्तर मानकर उस युवक का क्या किया, चयन किया। आज वह समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं। देखो उस व्यक्ति को एक बात सच समझ में आ गई, सत्य, मैं पहले कहा था सत्य यह कड़वा होता है लेकिन पराजित हो सकता है क्या, नहीं है। और उसी तरह वो व्यक्ति ने भी अथवा उस युवक ने भी यही सोचा कि सत्य कुछ दिनों के लिए क्या हो सकता है, निराश हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। इसी तरह ये दो छोटी छोटी लघु कथाएं, इस छोटी लघु कथाओं में हमने इस लेखक ने समाज की व्यवस्था किस तरह की है, भ्रष्टाचार किस तरह से फैला हुआ है, रिश्वत किस तरह से फैली हुई है, ये बातें दूसरी लघु कथा में बताई थी, अभी हमने देख ली है। लेकिन इसके पहले हमने पहली लघु कथा में कंगाल की बात भी बताई है। जैसे कि ये जो दो छोटी छोटी लघु कथाएं यहाँ पर समाप्त हो जाती है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा पार्ट देखेंगे और जरूर हम दूसरे वीडियो में हम क्या कर लेंगे, मिल लेंगे।